नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा बिलवाड़ा अकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपनी अंग्रेजी की जो क्लासेस चल रही थी, इंग्लिश वाली जो आपकी क्लासेस चल रही थी, उसकी आज मैं आपके सेकंड क्लास लेकर आया हूं। और फर्स्ट क्लास यदि आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके पहले उसके क्वेश्चन कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन। और आज अपन 20 से 25 नंबर का जो मैटर है उसको इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बात कर रहे थे अपन फर्स्ट ईयर वालों के लिए, पहले फर्स्ट ईयर वालों के बना रहे, उसके साथ साथ सेकेंड ईयर वालों की भी क्लासें कंटिन्यू आने वाली है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन की अपन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एक टॉपिक रहने वाला है CCE। कौन सा टॉपिक है? CCE। जो CCE है, इसका यदि आपके पूरे पेपर में से नंबर इसके नंबर जोड़े, यदि आप इसको क्लियर करते हो तो आपके 10 से 20 नंबर का जो सिलेबस है वो आपके यहाँ से क्लियर होगा। 15 से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। क्लियर है क्या? तो CCE को भी यदि आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके जाते हैं तो आपके नंबर कटने के चांस खत्म होते हैं। क्लियर है क्या? तो पहला क्वेश्चन आएगा आपके कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CCE। CCE की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो CCE की फुल फॉर्म कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन, यानी कि बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की यहाँ पर बात कर रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब जब आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मैंने लिखा तो आपका इसका मतलब तो समझ ही चुके होंगे, क्योंकि आप 3 से 4 एग्जाम दे चुके हो। और एक जो CCE है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये आपके हर इकाई में आपकी ये रहने वाली, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो गणित हो, सब में इनके क्वेश्चन आने वाले। लेकिन सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे 15 से 20 नंबर का आपके इंग्लिश में रहने वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख के एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 15 से 20 नंबर का मैटर आपके क्लियर होने वाला है। तो फुल फॉर्म पूछा था, क्या बताओगे? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। क्लियर है क्या? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। व्हाट रिड्यूसेस एंड द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन। जो बर्डन है, जो बोझ, उसको किस प्रकार कौन कम करता है? तो CCE कम करता है। जो आपका मूल्यांकन हो रहा है, बालकों का, जो बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है, वो सतत हो रहा है और व्यापक क्षेत्र पे हो रहा है। किसी एक पढ़ाई के लेवल पे किसी पे नहीं हो रहा, पूरा व्यापक मूल्यांकन हो रहा है और लगातार हो रहा है। एक साथ बर्डन बच्चों पर नहीं दिया जा रहा है। छोटे छोटे टेस्ट के साथ FA, SA1 इनके माध्यम से उनके पेपर लेके इसको कम किया जा रहा है। तो जब बर्डन को कम करने की बात आवे तो एग्जामिनेशन को जो कौन बात करेगा? तो CCE वहां पर आंसर आने वाला है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CCE। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं CCE के। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ रखा है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। यानी कि CCE के जितने भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको अवेलेबल होने वाले हैं। क्लियर है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको। और कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात करें तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन की बात करें, यानी CCE की फुल फॉर्म के साथ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार CCE को लेके पूछा हुआ है, एक बार पूरा नाम देकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके कुछ पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो इट इज बेसिकली फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड। ये क्या है? स्कूल पे बेस्ड है। इट इज टू बी carried out by the teachers teaching a particular class। ये क्या है? पर्टिकुलर क्लास, हर क्लास के अकॉर्डिंग अपन इसकी चर्चा वहां पर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। अपन इसकी यहाँ पे चर्चा करें तो जो फॉर्मेटिव जो नेचर है, यानी कि रचनात्मक, अपन ये क्या है? एक फॉर्मेटिव रचनात्मक है और ये आपके स्कूल के अंदर क्या है? बेस्ड है, स्कूल बेस्ड है। स्कूल में ये हो सकता है मूल्यांकन, ऐसा ही ये CCE रहने वाला है। कैरिड आउट बाय द टीचर टीचिंग ए पर्टिकुलर क्लास, और ये हर क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं? इसको इंक्लूड कर सकते हैं। टीचर द्वारा हर क्लास में इसको क्या है? सिस्टमेटिक तरीके से लागू किया जा सकता है। द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेल्यूशन इज मेनली इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, यानी कि बालक का इंप्रूवमेंट करना इस लर्निंग का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग या इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइल्ड, जो बच्चा है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या बात करूँ कि लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया गया है? इवेल्यूशन इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर है क्या? तो मेनली इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, सीखने में क्या करना? इम्प्रूवमेंट करना CCE का एक एडवांटेज यहाँ पे रहने वाला है। फॉर दिस लर्निंग गैप्स एंड वीकनेस आर डायग्नोस्ड सो दैट रिमेडियल मेजर्स कैन बी प्रोवाइडेड, यानी कि
फॉर दिस लर्निंग, इस लर्निंग से जो गैप रह गया बच्चे की, जो पढ़ाई में किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम के कारण वो समझ नहीं पाया, कोई भी प्रॉब्लम से वो पढ़ नहीं पाया, जो उसकी गैप रह गया, एंड वीकनेस, कोई बच्चे की किसी सब्जेक्ट विशेष में जो कमजोरी है उसका क्या करना, पहले पता लगाना और उसको वापस एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उसको पढ़ाना, ये CCE का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। क्लियर है क्या? CCE के मुख्य उद्देश्य के अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो इवेल्यूशन मेनली इंप्रूवमेंट इन लर्निंग, पहला पॉइंट याद कीजिए, इंप्रूवमेंट इन लर्निंग, लर्निंग में क्या करना, इंप्रूवमेंट लाना, इंप्रूवमेंट इन लर्निंग फॉर दिस लर्निंग गैप्स, जो सीखने के जो गैप एंड वीकनेस, जो बच्चे की जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, आर डायग्नोज, उनका पता लगाना, दैट रिमेडियल टीचर, उसको क्या करना, वापस उस बच्चे को वो चीजें याद करवाना, पढ़ाना कि इसमें बच्चे में कौन कौन सी वीकनेस रह गई, उसको पूरा करना मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहने वाला है। पहले पॉइंट में क्या था, ये स्कूल बेस्ड है, और जो टीचर है वो इस टीचिंग को पढ़ाते के वक्त इसको क्या करता है, अपने साथ में लेकर काम कर सकता है। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर। इट इज इनफॉर्मली कैरिड आउट इन द क्लासरूम, देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग लेंथी अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए फॉरवर्ड एग्जामिनेशन लाइक प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, सीटिंग अरेंजमेंट, इट इज, यानी कि जो ये प्रोसेस आपको दे रखी है, क्या है, जो ये प्रोसेस क्या है कि जो कैरिड आउट इन द क्लासरूम, क्या देयर इज नो नीड फॉर मेकिंग लेंथी अरेंजमेंट करने की आपको इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको कोई बड़ा प्रश्न पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े अरेंजमेंट करने की, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के जो आप पढ़ाई करवा रहे हो, डेली रूटीन में आप पढ़ाई चल रही हो, उसके साथ साथ में जो आप सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE को आप लागू कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूशन नीड टू बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन, दीज इंक्लूड नॉट ओनली रिटन टेस्ट बट ओरल टेस्ट भी आएगा इसमें, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, पीर इवेल्यूशन, सेल्फ अपेरेजल एड्स, यानी कि इन सारी चीज़ों को भी, जो आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट है, ओरल टेस्ट है, इन सब को मिलाकर जो बनेगा वो आपका होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्लियर है क्या? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन की जब मैं आपसे बात करूं तो केवल इसमें केवल रिटन एग्जाम को आपको इंक्लूड नहीं करना है, उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी आपको इसमें क्या करना है, इंक्लूड किया जाएगा। आगे के पॉइंट की अपन बात करें तो इट इज बिल्ट इनटू टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम एंड इज अ पार्ट ऑफ द डेली रूटीन फॉर ए टीचर। इट इज बिल्ट इनटू टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में इसको अपन रखना आपको होगा। इसके अंतर्गत क्या है कि जो टोटल टीचिंग, एक जो शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसके जो डेली रूटीन की जो क्रिया है उसके अंतर्गत ये क्या रहेगी, इंक्लूड वहां पर रहने वाली। इसकी कोई अलग से कोई प्रक्रिया शिक्षक को नहीं निभानी है, उसके डेली रिटर्न में ये प्रोग्राम उसके रहने वाला, उसका एक पार्ट बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें तो डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ CCE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अभी तक DLED जो आपके एग्जाम है, इन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीटेड हो चुके, और रिपीटेड क्वेश्चन का रिपीट होना भी जरूरी होने वाला है, यानी रिपीट होंगे क्वेश्चन भी। हाउ इज CCE बेटर देन द ट्रेडिशनल असेसमेंट सिस्टम, यानी कि जो पहले की जो पढ़ाई चल रही थी उसमें और CCE में क्या डिफरेंस आया, क्या एडवांटेज मिले इसको जो इसको लागू करना पड़ा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज ऑफ CCE की। चलते हैं अगली ओर। द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन इज टू इम्प्रूव लर्निंग बाय मेकिंग इवेल्यूशन एंड इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। Traditionally, the evaluation of students has been used for a number of purposes like classification, ranking, grading, selection, certification and promotion of the students। यानी कि जो ट्रेडिशनल आपकी जो पहले पढ़ाई चलती थी उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता था, तो बालक की जो बच्चा होता है उसके नंबर का, उसके मार्क्स का ध्यान रखा जाता था, उसकी रैंकिंग कैसी उस पर फोकस किया जाता था, उसकी सिलेक्शन पे फोकस किया जाता था, उसके सर्टिफिकेशन पे फोकस किया जाता था। इन चीज़ों पे पहले जो फोकस प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चे के रैंकिंग पे फोकस किया जाता था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए CCE का निर्माण किया गया, जिससे बालक का
कंटिन्यू और कॉम्प्रेसिव यानी बड़े व्यापक क्षेत्र पर उसका मूल्यांकन हो, केवल किसी एक क्षेत्र पर उसका मूल्यांकन करना उचित नहीं रहने वाला है। तो इसलिए बात करते हैं अपन पहले ट्रेडिशनली से कैसे भिन्न है। तो ट्रेडिशनली जो इवोल्यूशन था वो क्या क्या था आपके, उसका पर्पज क्या था, उसका पर्पज आपके नंबर पे था। किस पे था, नंबर पे। उसका क्या था, उद्देश्य था कि बच्चे के किस न किस प्रकार से नंबर आवे। कैसे, क्लासिफिकेशन करना, रैंकिंग का ध्यान रखना, ग्रेडिंग सिस्टम था, सिलेक्शन का था, सर्टिफिकेशन और प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स, इन चीजों पे ध्यान दिया जाता था। इवोल्यूशन हैज बीन यूज्ड टू discriminate between good achievers and low achievers, but in continuous and comprehensive evaluation the teacher continuously monitors the progress of the student in different areas of learning। यानी कि बच्चे के सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो शिक्षक है वो बालक की क्या करेगा, मॉनिटरिंग करने वाला है। क्या करेगा, मॉनिटरिंग करने वाला है। सीसीई के अंदर, यहाँ से सीसीई के बारे में बताया जा रहा है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन के अंतर्गत क्या है, जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो कंटिन्यूसली लगातार मॉनिटरिंग करेगा द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे क्या करेगा, मॉनिटरिंग करने वाला है। इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग, जो सीखने के अलग अलग माध्यम है उसमें वो क्या करेगा, उसका मॉनिटरिंग करेगा कि बालक कौन से खेल में अच्छा है, तो उस खेल में उसका भविष्य बन सकता है। केवल एक पढ़ाई को लेकर ध्यान नहीं रखा जाएगा, उस बालक के जितना व्यापक क्षेत्र, सब व्यापक क्षेत्र पर उसका क्या करना रहेगा, मूल्यांकन किया जाएगा। क्लियर है क्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनली जो था वो केवल रैंकिंग पे, क्लासिफिकेशन पे, नंबर पे, इन चीज़ों पे फोकस करने वाला है। लेकिन दूसरी ओर अपन बात करें सीसीई की, तो सीसीई में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के हर पार्ट में, यानी कि एक एक एरिया के अंतर्गत जो सीखने का है, एरिया ऑफ लर्निंग के अंदर क्या करेगा, उसकी डिफरेंस मॉनिटरिंग करेगा, उसका ध्यान रखेगा और उसके जो आने वाली कमियां हैं उसका क्या करेगा, उपचार रिमेडियल टीचिंग के द्वारा करवाया जाएगा। क्लियर है क्या। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के अंतर्गत और लिखा हुआ है, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो मॉनिटर्ड एंड इफ नीडेड टू बी altered according to the requirement of the individual student. It also assesses the quality of the product of learning. To process अपन लर्निंग की प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है इसको क्या करता है, इसकी मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटर्ड, इसको निगरानी भी रखता है। एंड इफ नीड टू बी अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, यानी कि किसी व्यक्तिगत छात्र के, एक बच्चे की आने वाली समस्या, उसका भी इसमें क्या किया जाएगा, निदान किया जाएगा। तो ट्रेडिशनली एजुकेशन सिस्टम था तो उसमें क्या बच्चा भी खुल के पूछ नहीं पाता था और शिक्षक भी उसको अकेले को बच्चा को नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर जब सीसीई की अपन चर्चा करेंगे तब जब एक बच्चे को समस्या आ रही है तो उस बच्चे के लिए अलग से क्लास लगवाई जाएगी या उसे अलग से प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। क्लियर है क्या। तो सबसे पहले कि जो प्रोसेस है सीखने की, लर्निंग की जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑल्सो मॉनिटर्ड, उस पर ध्यान रखा जाएगा और यदि उस बच्चे को आवश्यकता है, इफ नीडेड टू बी अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी किसी भी व्यक्तिगत स्टूडेंट को, छात्र को समझाया जाएगा, एक एक चीज उसके क्लियर की जाएगी। ऑल्सो असेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि एक एक बालक की जो सीखने की क्षमता है उसका आकलन किया जाएगा। क्लियर है। तो कुल मिला के एक बच्चे का एक सर्वांगीण विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता है, सीसीई की आवश्यकता है। उसके आने वाली कमियों का पता लगाया जाएगा और उसे वापस सिखाकर उसे रिमेडियल टीचिंग द्वारा वापस उसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अपने सीसी से रिलेटेड आ रहे हैं, इन सीसी रिलेटेड क्वेश्चन से आपको एक पेज या दो पेज आपको अलग से बना के आपको लिखना है और यदि वहां पर कोई सा भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसमें से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो वो सारा ऐसा का ऐसा वहाँ आपको क्या करना, छाप के आना है। ये क्लियर कर लेना आप कि आपको ऐसा का ऐसा वहाँ क्या करना है, छाप के आना है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको इससे रिलेटेड। इन 4 से 5 क्वेश्चन का सार बना के आपको कुछ जो लाइनें आपको अच्छे से याद हो रही है उनको एक पेज पे लिख के सीसीई का पूरा मैटर बनाना है। उस सीसीई के इस मैटर को आपको वहाँ क्या करना है, ऐसा कैसा छापना है। क्लियर है क्या। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको सोचने की क्षमता नहीं मिल पाएगी। आपको आ तो रहा होगा लेकिन हिंदी में आ रहा होगा, इंग्लिश में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो पहले से ही ध्यान रखकर इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सीसीई पर शॉर्ट नोट लिखने का क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग एंड
पर्पज ऑफ सीसी। सीसी पे शॉर्ट नोट पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा है कि मीनिंग बताना है एंड पर्पज बताना है कि सीसी का क्या पर्पज रहा है। तो मीनिंग एंड पर्पज ऑफ सीसी की बात करें तो पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ सीसी, द फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। अब तक तो याद हो गई होगी, स्पेलिंग को भी अच्छे से याद कर लेना। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन आने वाला है, 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर 4 नंबर में देखने को मिलेगा, फिर 6 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो जब आप पूरी याद कर लोगे तो 15 से 20 नंबर का आपके काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलते हैं अगले। जब आपने सीसी का मतलब पढ़ लिया तो जब सीसी का पर्पस क्या है, सीसी को लागू करने का उद्देश्य क्या रखा सरकार ने, किस कारण से शिक्षा नीति के अंदर सीसी को लाया गया, तो पर्पस ऑफ रिड्यूस द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन एंड द फियर ऑफ लेवल्स पुअर फेल स्लो इट्स फ्रॉम द यंग माइंड्स। इसका पर्पस क्या रखा गया कि जो बर्डन है, जो बच्चों पर एग्जाम का जो बर्डन है, जो बोझ बच्चों पर रखा गया है कि एग्जाम आ रहे हैं, जो बोझ है इस बोझ को क्या करना, उनसे इस बच्चों को क्या करना, मुक्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ जो बच्चों के मन में फियर, डर जो बच्चों के मन में है कि खराब, असफल होना, धीमा होना, ऐसे शब्द, जो ऐसी जो चीजें बच्चे के दिमाग में आती है, इन चीजों से बच्चे को क्या करना, उसका जो डर है उसको क्या करना, कम करना या बिल्कुल खत्म करना सीसी का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। कि आप पढ़ने में पुअर हो, आप फेल हो चुके हो, आप स्लो हो, इन चीजों से क्या करना, सीसी इनको क्या करेगा, इस शब्द को बच्चे के माइंड से जो खौफ है, फियर है, उसको खत्म करने के लिए ये चीजें सीसी के अंदर लाई जा रही है। यहाँ तक समझ में आया होगा। इन चीज़ों को आपको याद करना है कि जो सीसी है उसका पर्पज रखा गया कि बालक के दिमाग पर जो बर्डन है, इसका एग्जामिनेशन का जो बर्डन है उसको क्या करना, कम करना। इसके साथ साथ फियर ऑफ लेवल्स, कुछ लेवल मिलते हैं, जैसे शब्द देते हैं बच्चों को कि खराब है, पुअर, फेल, स्लो, फ्रॉम द यंग माइंड्स, जो बच्चों के यंग माइंड्स के अंदर जो ये चीज़ें आती हैं, इनका डर पैदा होता है, इस डर को क्या करना, कम करना या खत्म करना, इसका उद्देश्य रखा गया है। It also emerges from the principle to test the child in context of a task and accepting child as an individual। यानी कि कुल मिलाकर एक अच्छे बच्चे का, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। क्लियर है? यहाँ तक बात करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें किस पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित होने के बाद इस सीसीई को लागू किया गया है। क्लियर है क्या? सिद्धांतों पर आधारित होने के बाद सीसीई को लागू किया गया में उद्देश्य बर्डन कम करना, और कुछ ऐसे लेवल्स जो बच्चों को मिलते हैं उनमें है पुअर, फेल और स्लो, इन चीज़ों का जो इनका फियर रहता है माइंड में, उसको कम करना है। क्लियर हो चुका होगा। कंटिन्यूस यानी कि निरंतर, निरंतरता पढ़ाई में या एग्जाम का जो में क्या रखना, निरंतरता रखना। रेफर्स टू बी रेगुलरिटी इज इन असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विच हेल्प चिल्ड्रन टू बी लर्न बेटर। यानी कि बच्चों का लगातार टेस्ट लेते रहना, लगातार एग्जामिनेशन करवाते रहना, छोटे छोटे स्तर पर, जिन पे उन पे बोझ भी ज़्यादा ना बढ़े, और कंटिन्यूटी के साथ साथ उसमें आने वाली एक एक समस्या को क्या किया जाए, पता लगाया जाए। यानी कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता रहे, विच हेल्प करता है, क्या करता है, ये हेल्प करता है किसके अंतर्गत, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा, उसके लर्निंग को बेटर करने में, उसको बच्चे के सीखने की क्षमता उसको बढ़ाने के अंतर्गत क्या करेगा, जो कंटिन्यूसता रखेगा, निरंतरता रखेगी, जिससे रेगुलरिटी रहेगी इन असेसमेंट के अंदर। इससे क्या होगा, टीचर को कंटिन्यू फीडबैक मिलता रहेगा और बच्चे की जो सीखने का उसको क्या किया जाएगा, बेटर किया जाएगा। क्लियर है क्या? चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कॉम्प्रहेंसिव यानी कि इसको अपन हिंदी में समझे तो इसको एक बोलते हैं व्यापक। व्यापक का अर्थ अपन ले सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र में उसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हो। किसी भी बच्चे को आप एक क्षेत्र में आप नहीं रख सकते हो कि उसका मूल्यांकन उसकी वजह से आप उसको समझो कि इसका बच्चा है जो ये है ये कैसा है। यानी कि बच्चे की यदि पढ़ाई में कम नंबर आ रहे तो अपन ये नहीं कहेंगे बच्चा खराब, क्योंकि ये किसी खेल में अच्छा हो सकता है। क्लियर है? तो आप किसी उसका एक क्षेत्र, छोटा क्षेत्र नहीं रखोगे, मूल्यांकन का कैसा क्षेत्र रखोगे, व्यापक क्षेत्र रखने वालों। इम्प्लाइज दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड्स personality have to be observed, cognitive, affective and psychomotor। यानी कि इन तीन चीजों पे बच्चे के क्या रखेंगे, फोकस रखेंगे। यानी कि कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, कैसा संज्ञानात्मक जो विकास है बालक का, मानसिक विकास है
अफेक्टिव विकास रचनात्मक हो चुका है, या जो बॉडी से जो गत्यात्मक विकास की अपन बात करें, इन तीनों चीजों पे फोकस करेगा। तो इन तीनों शब्दों का आप याद कर लीजिए। पहला आपका रहने वाला कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। क्लियर है क्या? तो बालक यदि माइंड से बेटर है या खेलने में किस हिसाब से, तो ये तीनों चीजें वहां पर रहने वाली है। किसमें? कॉम्प्रहेंसिव में, यानी कि उसका मूल्यांकन हो रहा है, कैसा हो रहा है? व्यापक हो रहा है। ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये सब क्या रहने चाहिए? इक्वली। वेरियस टूल्स should be used to understand the child in a holistic way। यानी कि अपन यहाँ पर इसकी पूरी चर्चा यहाँ पर करें तो बच्चा जो है उसको किसी एक क्षेत्र से आप नहीं समझ सकते, उसको विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा आप उसको समझना आपको जरूरी यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो होलिस्टिक वे है, बच्चे को आप समझने हो जो वेरियस टूल्स रहने वाला है, क्योंकि आप एक चीज से आप पता नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, और ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पर। क्लियर है क्या? किसी एक चीज पर आप बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते हो। जो बच्चे का मूल्यांकन वो किस क्षेत्र पर होने वाला? व्यापक क्षेत्र पर होने वाला है। क्लियर? चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अपन यहाँ पर क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करें तो नेम टू प्रोडक्टिव स्किल्स। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रोडक्टिव स्किल्स की पूछ रहा है, और एक रिसेप्टिव स्किल्स की यहाँ पर बात कर रहा है। 2 प्रोडक्टिव स्किल्स है और 2 रिसेप्टिव स्किल्स है, दोनों के नाम यहाँ पर पूछे गए आपसे। तो बात करते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स की। तो प्रोडक्टिव यानी कि जहां जहां प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ एक प्रोडक्टिव है, आप लिख रहे हो ये भी क्या एक प्रोडक्टिव है। लेकिन जब अपन बात करें रिसेप्टिव की, तो जब मैं बोल रहा हूँ आप केवल क्या करो? सुन रहे हो। क्या करो? सुन रहे हो। या जब ये पीडीएफ में आपको दूंगा आप केवल इसे रीड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रीडिंग कर रहे हो। तो आपका एक इसमें रहने वाला है, रिसेप्टिव में रहने वाला है। यानी कि ये एक प्रोडक्टिव मेथड के साथ साथ एक एक्टिव स्किल्स भी कहलाने वाला है। ये एक्टिव स्किल्स कहलाएगा, जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग यहाँ पर रहने वाला है। तो याद हो चुका होगा, प्रोडक्टिव स्किल्स की जब जब बात करेंगे तो इसमें स्पीकिंग आएगा और राइटिंग आएगा। स्पीकिंग आएगा और राइटिंग आएगा। स्पीकिंग और राइटिंग दोनों किस में रहने वाले हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स में रहने वाले हैं। और लिसनिंग, सुनना और पढ़ना दोनों आपका किस में रहने वाला है? रिसेप्टिव स्किल्स में रहने वाला है। क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंतर्गत, वापस आने के चांसेस रहने वाले हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को आप फटाफट से याद कर लीजिए। प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स पूछे, जब प्रोडक्टिव स्किल्स के अंतर्गत एक तो आपका आने वाला है एल और डब्ल्यू। ऐसे याद कर दो, ऐसे याद कर लो, एल और डब्ल्यू। और यहाँ आने वाला है आपके, सॉरी इसमें एस और डब्ल्यू आपके रहने वाले हैं, एस और डब्ल्यू। स्पीकिंग और राइटिंग आपका प्रोडक्टिव में रहने वाला है। और रिसेप्टिव की बात करें तो एल और आर यहाँ पर आपका रहने वाला है। क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो वेयर शुड वी अप्लाई, अप्लाई कहाँ कर सकते हैं या अपन कहाँ यूज ले सकते हैं? लाउड रीडिंग का आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लाउड रीडिंग यानी कि जोर जोर से बोलकर अपन पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो ये किस उम्र में या किन बच्चों के लिए जरूरी है? तो यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी क्लासों के लिए। प्राइमरी क्लासेज, इन प्राइमरी क्लासेज छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको पोइम हो गया, कुछ भी चीज उनको बुला बुला के यानी कि लाउडली बुला बुला के अपन उनको क्या कराते हैं? पढ़ाते हैं। तो वेयर शुड वी अप्लाई यूज लाउड रीडिंग? तो लिखना है इन प्राइमरी क्लासेज। क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन द हर्बर्टियन स्टेप्स, हर्बर्टियन स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अपन ने कल पढ़ा था कि 5 उसने पद बताए हर्बर्टियन ने, उन एक एक स्टेप की अपन इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। पहले है एम्स, एम्स की अपन चर्चा करें तो जनरल एम्स। कौन सा एम्स? जनरल एम्स। जनरल एम्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लाइक प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, इनके अंदर इसको उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नाम याद करना है, तो जनरल एम्स पहला रहने वाला है। दूसरा है स्पेसिफिक एम्स। क्या रहने वाला है? स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स की बात करें आर रिटन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। जो आप पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट यहाँ पर मैटर करने वाला है। क्लियर हो चुका होगा दोनों पॉइंट। तीसरे पॉइंट की अपन बात करें तो अपन बात करें इंट्रोडक्शन की अपन बात करें, इट मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। इसके अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन देना है कि जब बच्चे को पहला चैप्टर पढ़ाया गया पिछली क्लास से इस क्लास में आया, तो उस क्लास से रिलेटेड करके आपको उसका क्या करना है? इंट्रोडक्शन देना है। कि बच्चे को अपन कोई क्वेश्चन पूछे तो पुराना क्वेश्चन पूछे, उसके साथ साथ क्या करना है? आपको नया ज्ञान वहां पर प्रस्तुत करना है। तीसरा पॉइंट आपका हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया आपके इंट्रोडक्शन। क्लियर है क्या? ये क्या करता है? रिलेशनशिप बिटवीन
प्रीवियस ईयर या प्रीवियस चैप्टर का बात कर सकते हैं, या प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। तीन चीजें याद करनी है रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज के बीच में। क्लियर है? बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन की बात करो तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लान। जो चीज आपको दूसरों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण करना है वो आपके लिए क्या रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इट डेवलप्स द सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट भी इनमें इंक्लूडिंग करते हैं, टीचर्स एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत टीचर कैसे पढ़ा रहा है, बालक कितने सक्रिय, ये सारा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर प्रेजेंटेशन के अंदर रहने वाला है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अपन बात करें तो रिकैप्चुलेशन की अपन मैं बात करूं तो इसको अपन हिंदी में इसको बोले तो संक्षिप्त बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवेल्यूशन। इसको अपन इवेल्यूशन के हिसाब से बात करते हैं कि मूल्यांकन। जब आपने आपका पूरा वहां पे प्रस्तुतिकरण कर दिया है तो उसके बाद आपका होने वाला रिकैप्चुलेशन होने वाला है। इसके बाद पांचवें पॉइंट की मैं बात करूं तो आप यदि उनको पढ़ा चुके हो तो इसके बाद आपको उसको होमवर्क देना, आपको असाइनमेंट देना जरूरी रहने वाला है। एक पॉइंट को पढ़ा चुका हूं। पांचवा पॉइंट आपके रहने वाला होमवर्क, यानी उसको घर पे करने के लिए असाइनमेंट, जिससे जो आपने पढ़ाया उसका क्या होगा, एक बार प्रैक्टिस यहाँ पर बच्चा कर पाएगा। दिस इज द एंडिंग पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। जो लेसन प्लान आपने पूरा किया उसका एंडिंग पार्ट यदि आपसे पूछे तो आपका होमवर्क रहने वाला है। क्लियर हो चुका होगा? एक पॉइंट अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पहले वाले पॉइंट की बात करें तो अपन जनरल एम, जो एम पूछा एम में पहला हो गया जनरल एम, दूसरा हो गया स्पेसिफिक एम। इस जनरल एम्स को अपन ने दो भागों में बांटा। जो आपका एम था इस एम्स को अपन ने दो भागों में बांटा। एक आपने रखा पहला जनरल एम्स और दूसरा था स्पेसिफिक एम्स। जनरल एम्स के अंदर रिटर्न अकॉर्डिंग टू दैट, जो आप टॉपिक ले रखा उस पर निर्भर करने वाला है। दूसरा था स्पेसिफिक एम, जो मैटर आप पढ़ाने के लिए आए वो स्पेसिफिक एम, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट आपका रहने वाला एम। यहाँ पे पॉइंट की अपन बात करें तो पहला पॉइंट आपका रहने वाला क्या उद्देश्य है, क्या एम से आप पढ़ाने आए हैं। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो इंट्रोडक्शन देना आपको। पहला वाला एम हो गया, एम के बाद आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है। आपको चैप्टर का क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना। जब आप इंट्रोडक्शन दोगे तो आपको क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज के साथ में न्यू नॉलेज को क्या करना है, उसमें ऐड करना है। क्लियर है? क्या रिलेशनशिप बतानी दोनों के बीच में। क्लियर है? फिर आपको चैप्टर को क्या करना है, स्टार्ट करना है। फिर आपको प्रेजेंटेशन देनी है वहाँ पे अच्छी तरीके से कि आप बच्चों को किन किन चीज़ों पर, और प्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको टीचिंग पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है? उसके अंतर्गत आपकी एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटी, टीचर की एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटीज भी इनके अंदर इंक्लूड होने वाली है। इसके बाद अपन बात करें रिकैप्चुलेशन यानी कि संक्षिप्तीकरण, इसको ही अपन इवैल्यूएशन करेंगे। जो आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन पूछना है कि जो पढ़ा है उसके आंसर आपसे बच्चों के मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। क्लियर है? और लास्ट आपका रहने वाला है होमवर्क। क्या रहने वाला कि बच्चों आज अपन ये पढ़ाया, अब ये आपको कल घर से करके लेके आना। ये हर्बर्टियन के जो 5 पद थे मैं आपको यहाँ क्लियर करवा चुका हूँ। 5 के नाम याद कर लेना और 5 के अंतर्गत एक एक लाइन याद कर लेना। क्लियर है? क्या यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूँ तो सबसे पहला टॉपिक आपका है सीसी, जो 20 मार्क्स का आपके रहने वाला है। ठीक है? इसके बाद अपन बात करें दूसरे टॉपिक की तो एनसीएफ। एनसीएफ भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2 क्लासें मैं करवा चुका हूँ। इन 2 क्लासों से लगभग 30 से 35 मार्क्स या 40 मार्क्स तक का सिलेबस आपकी कंप्लीट होता है। ऐसी 2 से 3 क्लासें फर्स्ट ईयर वालों के लिए और आ जाएगी, तो आपके लिए सफिशिएंट ये रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपकी जो स्कूल, जो आपकी कॉलेज है और आपकी जो डाइट है वहाँ पर चैनल को फटाफट से शेयर कीजिए और थोड़ा प्यार बढ़ाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।